तो दोस्तों आज मैं एक कमेंट बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें पूछा गया था कि नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का जो शेप है वो हाइपरबोलिक क्यों होता है, इसका शेप सिलेंड्रिकल क्यों नहीं कर दिया जाता है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल से देखेंगे कि नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का जो शेप है वो हाइपरबोलिक ही क्यों दिया जाता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का जो शेप है वो हाइपरबोलिक ही क्यों दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर कैसे वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इस पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर कैसे वर्क करता है इसका अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका शेप हाइपरबोलिक ही क्यों दिया जाता है। तो देखिए, हाइपरबोलिक का मतलब क्या हुआ कि नीचे में बहुत ज्यादा इसका जो डायमीटर रहता है बहुत ज्यादा चौड़ा रहता है, बीच में देखेंगे तो थोड़ा सा कम रहता है और टॉप में देखेंगे तो बीच से थोड़ा सा ज्यादा रहता है और बेस से उसका डायमीटर कम ही रहता है। एक एग्जांपल के तौर पे समझें कि अगर टॉप का जो डायमीटर है वो 85 मीटर है तो इंटरमीडिएट का लगभग 75 मीटर होगा और बॉटम में 85 यानी टॉप से भी ज्यादा रहता है, लगभग 120 मीटर का रहता है। अगर हमारा चिमनी का हाइट 200 मीटर या 150 मीटर का हो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमारा जो डायमीटर है बॉटम में सबसे ज्यादा रहता है, इंटरमीडिएट में बीच में जिसको थ्रॉट बोलते हैं वहां पे कम रहता है और टॉप में बीच से ज्यादा रहता है बट बॉटम से कम रहता है। इसका ऐसा शेप को हम लोग हाइपरबोलिक शेप बोलते हैं। यहीं पे अगर हम लोग का कूलिंग टावर सिलेंड्रिकल शेप में होता तो ओवरऑल 200 मीटर तक का जो डायमीटर है वो एकदम सिमिलर होता, यानी कि बॉटम में जो डायमीटर होगा वही इंटरमीडिएट भी डायमीटर होगा, वही हमारा टॉप में भी डायमीटर होगा। तो इन दोनों के कंपेयर में देखते हैं कि हमारा क्या प्रॉब्लम आएगा। तो देखिए, अगर हमारा सिलेंड्रिकल शेप में अगर ओवरऑल 200 मीटर तक का हाइट हमारा सिमिलर रखना है तो इसमें जो मटेरियल लगता है वो बहुत ज्यादा, यानी कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो इनिशियल रॉ मटेरियल लगेगा वो बहुत ज्यादा लगेगा। और दूसरा चीज कि इसका जो डायमीटर है, जो भी डायमीटर रखेंगे इसके लिए इसका थिकनेस बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा कंपेयर टू हाइपरबोलिक शेप। अगर हाइपरबोलिक शेप में मान लीजिए कि 0.3 मीटर का रख रहे हैं डायमीटर, तो वही आपको जो सर्कुलर शेप है इसमें लगभग 1.2 से लेकर के 1.3 मीटर तक चौड़ा बेस बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ता है इसको भी हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा कूलिंग टावर का हाइट 200 मीटर है तो उसका कुछ ना कुछ सेल्फ वेट होगा। जैसे कि हमारा अगर सिलेंड्रिकल की बात किया जाए तो एक सर्कल हो गया, इसके ऊपर एक सर्कल, ऐसे ऐसे करके हम लोग 200 मीटर तक कंटिन्यू एक सर्कल रख दिए हैं और तो बॉटम साइड वाला जो सर्कल है यानी कि बेस जो है उस पे जो कंप्रेसिव लोड, सेल्फ वेट की वजह से जो कंप्रेसिव लोड लगेगा वो बहुत ज्यादा हाई लगेगा, जिससे फेलियर होने का जो चांस है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। इसीलिए हमारा जो सिलेंड्रिकल शेप का कूलिंग टावर रहता है इसका डायमीटर यानी कि विड्थ जो है वो बहुत ज्यादा हाई रखना पड़ता है, लगभग 1.2 से लेकर के 1.3 मीटर चौड़ा रखना पड़ता है। सिमिलरली अगर हम लोग हाइपरबोलिक शेप में देखें तो आप देखे होंगे कि नीचे जो डायमीटर है वो बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 डायमीटर कम होते होते थ्रॉट के पास काफी कम हो जाता है, फिर वहां से फैलाव होता है। तो इस तरह से हमारा बेस पे जो लोड रहता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहां पे जो कंप्रेसिव लोड लगता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होता है वो कंपेयर टू सर्कुलर कम रहता है। हाइपरबोलिक शेप में अगर मटेरियल की बात की जाए कंस्ट्रक्शन करने के लिए तो इसमें मटेरियल काफी कम लगता है कंपेयर टू सर्कुलर। इसमें लगभग 20 से लेकर के 40% तक मटेरियल का रिक्वायरमेंट कम पड़ता है, क्योंकि हमारा इसमें क्या होता है, बेस चौड़ा होता है, थ्रॉट पतला होता है और टॉप में थोड़ा सा थ्रॉट से ज्यादा चौड़ा रहता है। तो ऐसा करने से अगर ओवरऑल हम लोग सीधे बनाए तो हमें मटेरियल बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन थ्रॉट जहां पे थ्रॉट कम है वहां पे कम मटेरियल का जरूरत पड़ेगा, जहां ज्यादा है वहां पे ज्यादा
मटेरियल का जरूरत पड़ेगा। तो सेम लेंथ का बनाने के लिए हमारा जो हाइपरबोलिक शेप में मटेरियल का रिक्वायरमेंट कम होता है। और यहां पे हाइपरबोलिक शेप बनाने से सबसे अच्छा जो रहता है वो है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी कूलिंग टावर है उसमें मेनली दो टाइप का फोर्स अप्लाई होता है, दो टाइप का स्ट्रेस अप्लाइड होता है। फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स होता है और उस फोर्स को रेसिस्ट करने का जो कैपेबिलिटी होता है उसको स्ट्रेस बोलते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कूलिंग टावर में मेनली दो टाइप का स्ट्रेस देखने को मिलता है, एक हमारा वर्टिकल और दूसरा सर्कुलर, जिसको हम लोग हुप स्ट्रेस बोलते हैं। वर्टिकल को हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे या मेरिडियनल स्ट्रेस बोलेंगे, जो हमारा ऊर्ध्वाधर आधार पे जो लगता है स्ट्रेस वो, यानी कि हमारा एक वर्टिकल हो गया और एक सरकमफ्रेंशियल हो गया। तो जो हवा की वजह से किसी भी कूलिंग टावर पे जो फोर्स अप्लाइड होता है उसको हम लोग सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। और जो सेल्फ वेट की वजह से, यानी कि जो हमारा एक बेस के ऊपर जो मटेरियल रखे फिर उसके ऊपर जो मटेरियल रखे उसको हम लोग सेल्फ वेट बोलते हैं। अपना वजन की वजह से जो भी हमारा बेस पे जो वेट लगता है उसको हम लोग मेरिडियनल स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर कूलिंग टावर में अगर देखा जाए तो इसका सेल्फ वेट ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें मटेरियल ज्यादा लगा है तो इसका सेल्फ वेट ज्यादा होगा, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स ज्यादा लगेगा, तो ये फेलियर होने का चांस ज्यादा रहता है। वही अगर हम लोग हाइपरबोलिक शेप में देखें तो इसका जो सेल्फ वेट होता है इसमें कंपैरेटिवली कम होता है, तो इसका जो कंप्रेशन फोर्स लगता है वो तो लगता ही है कंपेयर टू सर्कुलर, इसमें कम होता है। अगर मान लीजिए इसमें 12 MPa लग रहा है सर्कुलर में, तो हाइपरबोलिक में लगभग 6 MPa का जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगेगा। जस्ट एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए, यानी कि लगभग 50% स्ट्रेस जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है हाइपरबोलिक शेप में। तो एक बेनिफिशियल ये है। दूसरा, जो विंड की वजह से जैसे ही हमारा कूलिंग टावर पे विंड स्ट्राइक करता है तो सर्कुलर में ये बेंड होने का पॉसिबिलिटी होता है, ये बेंड हो जाता है, यानी बकलिंग या वहां पे बेंडिंग फोर्स लगता है, जिससे हमारा जो कूलिंग टावर है वो डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। वही अगर हम लोग हाइपरबोलिक शेप में स्टडी करें तो जैसे ही एयर कूलिंग टावर पे स्ट्राइक करता है तो एयर की वजह से जो फोर्स अप्लाइड होता है वो फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि ऑल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका रीजन है गॉसियन कर्वेचर, यानी कि जो हमारा शेप है, जो कर्वेचर है, उसका जो गॉसियन कर्वेचर है वो नेगेटिव होता है। वही अगर हम लोग फुटबॉल जो बॉल होता है उसमें देखें तो उसमें हमारा गॉसियन कर्वेचर पॉजिटिव होता है। वही अगर हमारा जो सिलेंड्रिकल या कोई फ्लैट सरफेस है उसमें देखा जाए तो गॉसियन कर्वेचर का वैल्यू 0 हो जाता है। और जो हमारा सैडल या कूलिंग टावर जो हाइपरबोलिक शेप में है उसमें जो गॉसियन कर्वेचर है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फोर्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कि इसको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल से देखें, अगर मान लीजिए एक कटोरी है, उसको अपोजिट या एक डोम समझ लिए, डोम पे हम लोग अगर फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, जिसका जो गॉसियन कर्वेचर जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, इस पे जैसे ही हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है, पिचकने लगता है, यानी कि फोर्स जो है एक ही जगह पे कंसंट्रेट होने लगता है, तो ये क्या हो जाता है, पिचक जाता है, यानी कि वो कंप्रेस होने लगता है। सिमिलरली अगर कोई फ्लैट सरफेस या जो हम लोग अभी सिलेंड्रिकल कूलिंग टावर की बात करें वहां पे कोई फोर्स अप्लाइड होगा तो वो भी क्या होता है, एक ही जगह पे फोर्स कंसंट्रेट होता है, तो वो बकलिंग या वहां पे फेलियर होने का चांस होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग हाइपरबोलिक शेप में अगर इसका फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो एक जगह जैसे ही फोर्स हमारा अप्लाई होगा तो ये हमारा वर्टिकल टॉप में भी जाएगा, वर्टिकल बॉटम में भी जाएगा, और हमारा सरकमफ्रेंशियल यानी कि हुप स्ट्रेस जो है वो भी, यानी कि सर्कुलर भी इसका मूवमेंट होगा, टॉप में भी जाएगा, बॉटम में भी जाएगा, यानी कि जो हमारा एयर की वजह से जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो इसमें यानी कि हमारा इसमें कंप्रेशन भी अप्लाइड होगा, टेंशन भी अप्लाइड होगा, और हमारा जो हुप स्ट्रेस है वो भी। तो ये जो हवा की वजह से या कोई सिस्मिक लोड या कोई भी अर्थक्वेक वगैरह हो रहा है उसकी वजह से जो भी अगर कूलिंग टावर
टावर पे लोड आ रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जबकि हमारा जो सिलेंड्रिकल शेप का रहता है इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो ये डैमेज होने का चांस ज्यादा रहता है, इसमें डैमेज होने का चांस कम होता है। तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट इसका रहता है वो है इंजीनियरिंग कंट्रोल, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी है उसकी वजह से इसका हाइपरबोलिक शेप। जैसे कि हमारा जो अंडा है, अंडा में क्या रहता है, वो भी हाइपरबोलिक शेप ही रहता है। अंडा को आप कितना भी कंप्रेस करेंगे, यानी कि मुट्ठी में बांध के उसको कितना भी दबाएंगे, वो टूटेगा नहीं। जब तक आप उस पर कोई चीज स्ट्राइक ना करें तब तक वो क्या है, टूटेगा नहीं, क्योंकि उसको जैसे ही हम लोग कंप्रेस करते हैं तो उसमें इक्वल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसको हम लोग मेरिडियनल फोर्स या जो भी हमारा हुप स्ट्रेस है वो कंप्रेशन में मतलब कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स ही केवल उस पर अप्लाइड हो रहा है, जैसे कि हमारा हाइपरबोलिक शेप का कूलिंग टावर है उसमें हो रहा था। ठीक है, तो इसका जस्ट एक एग्जांपल जो है वो एग है ना। अब दूसरा अगर यहां पे हम लोग डिस्कस करें तो इसका जो शेप है, इसका शेप ऐसा बना रहता है कि नीचे चौड़ा, बीच में पतला और ऊपर थोड़ा सा खुला हुआ रहता है। इसका रीजन क्या है, नीचे चौड़ा रहेगा तो ज्यादा अमाउंट में एयर इनलेट होगा, बीच में थ्रॉट रहेगा यानी कि पतला हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं A1 B1 इक्वल टू A2 B2 है ना, कंटिन्यूटी इक्वेशन की वजह से। तो जैसे ही हम लोग उसका थ्रॉट कम कर देंगे यानी कि एरिया कम कर देंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमारा थ्रॉट में जाते ही एयर का जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाता है, तो नीचे से सक्शन बहुत तेजी से, मतलब कि लार्ज अमाउंट में कूलिंग जो कूल्ड एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो इंग्रेस होने लगता है। इस तरह से हाइपरबोलिक शेप में लार्ज अमाउंट में एयर एंटर करता है, ऊपर से हॉट वाटर आता है, दोनों का हीट का एक्सचेंज होता है, हॉट वाटर कोल्ड होकर नीचे सम्प में कलेक्ट हो जाता है और एयर जो है वो मॉइस्चर को जो भी हीट है उसको कलेक्ट करके ऊपर निकल जाता है। वेलोसिटी थ्रॉट में बढ़ जाता है और टॉप में इजीली निकल जाता है, रिसर्कुलेशन नहीं होता है। जबकि हमारा अगर यहां पे देखा जाए सर्कुलर में तो ओवरऑल लेंथ जो होता है इसका सेम ही होता है, यानी कि हमारा एयर तो एंटर कर जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ाने का बीच में कोई भी प्रोविजन नहीं दिया है, टॉप में भी निकलने का कोई भी ऐसा नहीं है, वो अपना ही डेंसिटी डिफरेंस की वजह से केवल निकलेगा। तो यहां पे अगर देखा जाए तो इसका एफिशिएंसी लगभग 20 to 30% हाइपरबोलिक से कम हो जाता है, यानी कि अगर मान लीजिए हाइपरबोलिक का 90% एफिशिएंसी है तो इसका केवल हमारा 60 to 65% ही एफिशिएंसी रहेगा। इस तरह से यहां पे हम लोग देखें कि हाइपरबोलिक से प्रोवाइड करके ही केवल हमें एयर का जो प्रोफाइल है वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है, इसमें कोई भी फैन लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर फैन का जरूरत नहीं पड़ेगा तो इसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लो रहेगा। वही अगर हम लोग सर्कुलर शेप में बात करें तो यहां पे हमारा जो एफिशिएंसी है वो काफी कम होता है कंपेयर टू हाइपरबोलिक, तो इसमें फैन भी लगाने का जरूरत पड़ सकता है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही फैन लगाएंगे तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि हाइपरबोलिक से प्रोवाइड करने से पहला तो हमें इनिशियल कॉस्ट कम पड़ जाता है, क्योंकि इसमें मटेरियल कम हमें प्रोवाइड करना पड़ता है कंपेयर टू सर्कुलर। और इसका अगर बेस का विड्थ देखें तो बेस का विड्थ हाइपरबोलिक में कम होता है, जबकि हमारा सर्कुलर में उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा विड्थ रखना पड़ता है सेल्फ वेट को सस्टेन कराने के लिए। तो एक तो मटेरियल बचा लिए, दूसरा हमारा इसमें फैन का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें फैन का जरूरत पड़ सकता है। इस तरह से इसका मेंटेनेंस कम, इसका मेंटेनेंस ज्यादा। तो आप खुद प्रिडिक्ट कीजिए कि इसका हाइपरबोलिक शेप देने से क्या क्या फायदा हुआ। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर अपन डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।